एक बार फिर से मैं बेबू मिश्रा एक बार लेकर आ गई हूँ आपका 9th का साइंस जो है साइंस 2। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो है लेक्चर नंबर 2। तो इस जो लेसन हमारा ये कंटिन्यू है लेसन नंबर 7 चैप्टर 7 का ये जो है परितंत्र की ऊर्जा प्रवाह में आज हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी पिरामिड या पोषण का स्तर। तो इसमें हम आइए चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं ये समझाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे पोषण स्तर का जो है आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर का अर्थ है अन्न प्राप्त करने का स्तर। आहार श्रृंखला में अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पादक से लेकर उच्च स्तरीय जो है भक्षक तक क्रमशः घटता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये पिरामिड जैसा बना हुआ है जिसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पोषण स्तर। एक एक लेवल को पोषण स्तर बोलते हैं, जबकि ये उत्पादक है, ये प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर और ये है तृतीय पोषण स्तर। तो पोषण स्तर का अर्थ क्या है, अन्न प्राप्त करने का स्तर। हर लेवल पे कुछ न कुछ एनर्जी सबको प्राप्त होती है। ठीक है, और श्रृंखला में अन्न जो है निम्न स्तर से लेकर जो है ये प्रथम स्तर यानी कि सबसे छोटा स्तर है उत्पादक, यहाँ से लेकर उच्च स्तर तक जो है क्रमशः एक के बाद एक ऊर्जा सबको प्राप्त होता रहता है। तो आहार श्रृंखला और उसके ऊर्जा का अभ्यास जो है सबसे पहले सन 1942 में लिंडमन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड, यह जो है इसके बारे में इसकी संकल्पना जो है सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सन 1927 में ब्रिटेन में स्थित वियर द्वीपों के टुंड्रा परितंत्र का अध्ययन करके इन्होंने स्पष्ट किया था। इसी कारण इस पिरामिड को एल्टिनियन पिरामिड भी कहा जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि एल्टिनियन पिरामिड को और किस नाम से जाना जाता है, ये ठीक है, या फिर परिस्थितिक पिरामिड को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जो है अपनी राय भी देते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि जब ऊर्जा उत्पादक से सरोक्ष भक्षक की ओर प्रवाहित होती है तो ऊर्जा का क्या होता है। क्या सरोक्ष भक्षक में ही ऊर्जा संग्रहित रहती है अथवा उस प्राणी के जीवित रहने तक उसके शरीर में रहती है। मतलब एक अच्छा सवाल है कि जब ऊर्जा जो है यहाँ पर देखिए इस स्तर से यहाँ तक पहुँचती है तो सरोक्ष भक्षक में पहुँचने के बाद जो इसकी बॉडी में जो ऊर्जा रहती है उस ऊर्जा का क्या होता है। जो सरोक्ष भक्षक के शरीर में ऊर्जा संग्रहित है उसका क्या होता है। क्या यह प्राणी के जीवित रहने तक उसके शरीर में रहती है। ठीक है, ये थोड़ा सोचिए करने हैं। तो इसमें इसका उत्तर रहेगा कि नहीं, ये उसके जीवित रहने तक रहती है और उसके मृत्यु के बाद भी इस ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब वो कैसे होता है मैं आगे बता रही हूँ। फिर इसमें पहले इसके पहले हम ये वाला प्रश्न भी देख लेते हैं कि थोड़ा सोचिए कि सरोक्ष भक्षक की मृत्यु के उपरांत, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न हैं इसलिए दोनों को देख लेते हैं। आहार श्रृंखला की ऊर्जा का स्थानांतरण के समय अगर उसमें संग्रहित रही, ठीक है, संग्रहित रही तो क्या होगा। अगर निसर्ग में सूक्ष्म जीव व फफूंदी जैसे विघटक न हो तो क्या होगा। तो पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि इसका क्या है। अगर देना हो तो जो उत्पादक होते हैं और उत्पादक से जो भक्षक होते हैं, मतलब कि जो प्रथम स्तर से लेके यहाँ पर आइए ये देखते रहेंगे तो बता पाएंगे। जो उत्पादक होती हैं और भक्षक तक जो है ऊर्जा क्या होती है, प्रवाहित होती है, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऊर्जा स्टेप बाय स्टेप जाती रहती है। तो इसमें थोड़ी ऊर्जा जो है उष्मा बन के क्या होती है, पर्यावरण में चली जाती है। पूरा ऊर्जा इसमें नहीं जाता, पूरा जितना एनर्जी इसके अंदर है ये पूरी एनर्जी प्रथम पोषण स्तर के पास नहीं जाएगी और जितनी एनर्जी शाकाहारी में पूरी एनर्जी मांसाहारी में नहीं जाएगी, यानी कि द्वितीय पोषण स्तर में नहीं जाएगी। और जितनी एनर्जी द्वितीय पोषण स्तर में पूरी एनर्जी जो है
तृतीय पोषण स्तर में नहीं जाएगी। ये थोड़ी सी एनर्जी जब इनकी ट्रांसफ़र होती है तो ऊष्मा बन के वो वातावरण में, इन्वायरमेंट में चली जाती हैं। सरोक्ष भक्षक की जब मृत्यु होती है, यहाँ पे जो सरोक्ष भक्षी होती हैं इनकी जब मृत्यु होती है तो उनके मृत शरीर का विघटन करने वाले जो विघटक, उनके शरीर की ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। अब ये विघटक कौन होते हैं? विघटन होना मतलब कि जैसे कि कोई एनिमल मर जाता है ये, तो वो क्या होता है, उसकी बॉडी सड़ने गलने लगती है और उससे स्मेल आने लगती है। या कोई खरपतवार आप देखते हैं या गाय का गोबर हम कहीं जमा करते हैं कुछ समय के लिए, तो वो पड़े उसका विघटन होता है और उस जगह पे जहाँ ये पड़े रहते हैं 8-10 महीने 1 साल तक, वहाँ पे सूक्ष्म जीव जो है फफूंदी, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव उसका विघटन करते हैं और विघटन करने के बाद जो है उसकी शरीर को जो ऊर्जा होती है वो विघटकों को उपलब्ध हो जाती है। मतलब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें प्राप्त हो जाती है। और मृत प्राणियों के अवशेषों का विघटन कवक, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु ये सब करते हैं। और मृत अवशेषों से जो खाद्य प्राप्त करते समय विघटक जीवाणु वो क्या करते हैं कि जो जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको सिंपल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थों का रूपांतरण सिंपल जो है कार्बनिक पदार्थ में कर देते हैं और ये हवा, पानी तथा मिट्टी जैसे सभी पर्यावरण में आसानी से मिल जाता है। अब इस कारण सरोक्ष भक्षक में ही अटकी जो ऊर्जा रहती है, इसमें जो ऊर्जा अटकी रहती है, यह ऊर्जा उनके जीवित रहने तक उनमें रहती है, उनके दैनिक जीवन में कार्य होती है। उसके बाद इस ऊर्जा का उपयोग जो है परितंत्र में जो है फिर से मिलकर जो है उत्पादक तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसी में दूसरा आगे प्रश्न है कि सरोक्ष भक्षक के मृत्यु के उपरांत आहार श्रृंखला की ऊर्जा स्थानांतरण समय अगर उसमें संग्रहित रही तो क्या होगा। तो यही है कि अगर विघटनशील का अगर विघटन ही नहीं होगा, ये ऊर्जा जो है यहीं पर ही रह जाएगी, सर्वभक्षी में ही रह जाएगी, तो क्या होगा। तो विघटन नहीं होगा तो पेड़ जैसे लगे हैं वैसे के वैसे लगे रहेंगे, जिसकी मृत्यु हो जाएगी वैसे का वैसा पड़ा रहेंगे। प्राणियों के उत्सर्जक पदार्थ मृत सजीवों के शरीर में जो अटके रहते हैं वो पुनः खनिज और मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, वापस नहीं आ पाएंगे, इस कारण उनका पुनः उपयोग संभव नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, पुनः उपयोग संभव नहीं होगा और खनिज चक्र खंडित हो जाएगी और अगली पीढ़ी को जो है नेक्स्ट जनरेशन को एनर्जी अवेलेबल, ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगा। तो जो जीवन का आधार है मूल द्रव्य पुनः भू चक्र में उपलब्ध नहीं होंगे। सभी प्रकार के भू रासायन जो चक्र होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी पर जो है कचरे का ढेर लग जाएगा क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन, विघटन ही नहीं होगा और जो है सभी परितंत्र में जो है असंतुलन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप आप ये दोनों ने समझ लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। इसी में क्रम में देखिए कि दिखाए गए पिरामिड में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह दिखाया गया है। आहार श्रृंखला में अनेक ऊर्जा विनिमय स्तर होते हैं। ऊर्जा विनिमय स्तर की रचना के अनुसार जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो मूल ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी प्रकार सजीवों की संख्या भी निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर कम होती जाती है और परतंत्र ऊर्जा की इस रचना को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। तो ये है ऊर्जा का पिरामिड का एक लेयर। यहाँ पे देखो दिया है कि जैसे ये कि ये पिरामिड यहाँ पर है, इस पिरामिड में देखिए कि यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी है, जब नेक्स्ट में जाएगा तो थोड़ा ऊर्जा कम होकर 1,000 किलो कैलोरी हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जो है 100 किलो कैलोरी और लास्ट स्टेप पे जो है 10 किलो कैलोरी। तो ऊर्जा क्या होती है, पूरी ऊर्जा ट्रांसफ़र नहीं होती है। ऊर्जा का जो विनिमय स्तर होता है वो मूल ऊर्जा से धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाती है और इसी जो है स्तर को क्या कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए कि सरोक्ष भक्षक की मृत्यु के उपरांत, मतलब कि सरोक्ष भक्षक की जो मृत्यु होती है उसके उपरांत उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले जो विघटक को ऊर्जा प्राप्त होती है वह फफूंदी सूक्ष्मजीव मृत प्राणियों के शरीर का विघटन करते हैं। इन्हें विघटक बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो फफूंदी होते हैं, मृत प्राणियों का जो विघटन करते हैं उसे विघटक बोलते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर। अब मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते समय जो विघटक उनका रूपांतरण सारल कार्बनिक पदार्थ से करते हैं, ये
पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी में सहजता से मिल जाता है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो क्वेश्चन, तो उसमें ये बताया था। उसके बाद यह घटकर पुनः वनस्पतियों द्वारा अवशोषित किए जाती हैं तथा आहार श्रृंखला में प्रवाहित होती रहती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब देखिए कि इससे अब आपके ध्यान में आता होगा कि सजीवों के विविध प्रकार के पोषण से तैयार होने वाले खाद्य जाल की ऊर्जा तथा अनेक पोषक द्रव्य परितंत्र में प्रवाहित होती रहती है। किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। परितंत्र में हरी वनस्पतियां कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती हैं। मतलब पूरे सौर ऊर्जा को नहीं ले पाती, लेकिन कुछ सौर ऊर्जा को अपने लिए उपयोग करके क्या करती हैं? भोजन के रूप में उसको संग्रहित कर लेती हैं। और फिर ऊर्जा का जो है विघटतों तक पहुँचने से पूरे ये ऊर्जा पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रवाहित की जाती है। और विघटकों के द्वारा इसमें क्या होता है? विघटकों के द्वारा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी माना जाता है। तो थोड़ा सा इस पे भी विचार कर लेते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी क्यों होता है। तो देखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय ये अच्छा प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं भी टेस्ट वगैरह लेती हूँ तो इसको पूछती रहती हूँ कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए कि परितंत्र में जो ऊर्जा का मेन एनर्जी का जो स्रोत है वो होता है सूर्य होता है। अब सूर्य से सभी परितंत्रों के लिए उत्पादक हरी वनस्पतियाँ जो है सौर ऊर्जा का कुछ परिणाम अपने भोजन के लिए क्या करती हैं? उपयोग करती हैं। और यह ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवाहित होते रहते हैं। अब ये ऊर्जा जब एक से दूसरे में, तो विघटकों के द्वारा इसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। और इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य को वापस नहीं जाती है। जब ऊर्जा सूर्य को नहीं जाएगी तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा, ठीक है। जैसे देखिए, सूर्य से ऊर्जा किसको प्राप्त हुआ? सूर्य से उत्पादक को प्राप्त हुआ, ठीक है। उत्पादक से जो है शाकाहारी को प्राप्त हुआ, ठीक है। अब शाकाहारी से ये ऊर्जा प्राप्त हुआ मांसाहारी को। किसको प्राप्त हुआ? मांसाहारी को। अब मांसाहारी से ये ऊर्जा किसको प्राप्त हुआ? सरोक्ष भक्षक को, ठीक है। तो ये ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से सरोक्ष भक्षक तक गया। अब ये सरोक्ष भक्षक तो वापस सूर्य को नहीं देता, इसीलिए ये ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब सूर्य से ऊर्जा जब उत्पादक तक जाता है तो ये एनर्जी 10% तक जो है वो रहता है। फिर शाकाहारी तक जब जाता है, शाकाहारी तक ये ऊर्जा जब जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1%, ठीक है। ऊष्मा बन के थोड़ी सी क्या हो जाती है? हीट बन के बाहर निकल जाती है, ऊष्मा बन के। उसके बाद मांसाहारी तक जब ये जाती है तो कितना रहता है? 0.1%। और फिर सरोक्ष भक्षक तक जब जाती है तो 0.01% तक ही ऊर्जा सरोक्ष भक्षक तक जाती है। और वापस सरोक्ष भक्षक तक सूर्य नहीं जाएगी, तो इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय माना गया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जैव भू रासायनिक। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।